नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज महत्वपूर्ण मॉडल पेपर की बात करते हैं और ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले हमें इसको ये महत्वता देनी है कि हमारे है जो इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही होते हैं। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस मॉडल पेपर की कि महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। मैं बता दूं, आपको बार बार बताऊंगा, महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। लास्ट में मैंने काफी अच्छे क्वेश्चन जोड़े हैं और बीच में भी। और दोस्तों यहाँ पर जो है जो मॉडल पेपर है, इनमें से आप 40 क्वेश्चन सही कर दो 50 में से, तो भी मुझे लगे कि आपकी तैयारी बेहतरीन है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, शुष्क सागवान वन जो है राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक है? क्या पूछा जा रहा है लाडलो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए में है दक्षिणी भाग, ऑप्शन बी पश्चिमी भाग, ऑप्शन सी जो है पूर्वी भाग और ऑप्शन डी उत्तरी भाग। जल्दी आंसर बताइएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छे। जो भी भाई बहन दक्षिणी भाग बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, शुष्क सागवान जो वन है ना, ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। बोलेंगे सर कौन से जिलों में, ये बता दीजिएगा। तो दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। मेरे कहने का मतलब, जहां पर 75 से 110 सेमी वर्षा वाला स्थान है, वहां पर ये अत्यधिक रूप से है जो ये पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये पूर्ण रूप से जो है फिलहाल दक्षिणी भाग में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछा जा रहा है आपसे। मेरे दोस्तों, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछा जा रहा है, ठीक है। इतना आसान सा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई। तो 3244 किलोमीटर है, 14 किलोमीटर, या फिर 2933 किलोमीटर है, या फिर जो है 3333, या फिर 3425 किलोमीटर। दोस्तों आज का प्रश्न पत्र जो रहने वाला है ना, आपका पूर्ण रूप से हुबहू रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम कि पूर्व से पश्चिम की कितनी है, देखिए पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है ना, वो कितनी है प्यारे दोस्तों? तो वो है जो 2933 है भाई साहब। कितनी है? 2933। अच्छा, तो जो है भारत की उत्तर से दक्षिण की 3214 हो जाएगी। ये ऑप्शन बताने वाले हर भाई हर बहन का सही आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, राज्य की तीसरी बड़ी पर्वत चोटी कौन सी है? राजस्थान की तीसरी बड़ी पर्वत चोटी जो है ना लाडलो, ये कौन सी है? ये बताना है आपको। तो गुरु शिखर होगा, या फिर दिलवाड़ा होगा, या फिर जरगा होगा, या अचलगढ़। मेरे दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर गुरु शिखर की कुल ऊंचाई जो है ना, गुरु शिखर की कुल ऊंचाई है 1722। सभी जानते हैं इस बात से। सर शेर की ऊंचाई जो है ना, शेर की ऊंचाई जो है 1597, जो कि सिरोही में। दोस्तों गुरु शिखर कहाँ? सिरोही में। शेर भी सिरोही में। अच्छा, तो दोस्तों देखिएगा, उसके बाद नंबर आता है दिलवाड़ा का। अब आपका दिलवाड़ा जो है नंबर 3 पे आपको याद होना चाहिए कि भाई दिलवाड़ा 1442 है, तो दिलवाड़ा जो है 3 नंबर पे आ जाता है। ये शेर 2 नंबर पे और 1 नंबर पे गुरु शिखर। बोले सर फिर 4 नंबर पे कौन सा है? तो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है 4 का भी, कि जरगा जो है ना, ये उदयपुर में। दोस्तों जरगा कहाँ पर है? उदयपुर क्षेत्र में। तो ये जो है 1431 मीटर जो है ऊंची है, ठीक है, 1431। और 5वीं जो बड़ी है ना, वो है अचलगढ़। कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों 5 चोटियों के बारे में, आप याद कर लेना, मैं बार बार बता रहा हूं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? भाई साहब क्वेश्चन जो है ना बड़ा धमाके वाला है, कि सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? हमीदुद्दीन नागौरी को, गुलाम खान को, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को, या फिर पीर हाजी निजामुद्दीन को? मेरे लाडलो में आपसे बात करूं तो तारकीन का उर्स जो है इनका भरता है नागौर में। तारकीन का उर्स जो है इनका नागौर में भरता है। अच्छा, तो लॉक करें क्या? हमीदुद्दीन जो है नागौरी, यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन को कर लेंगे। हर भाई हर बहन का सही आंसर हो जाएगा नंबर 4 का। नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान देंगे दोस्तों, कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? देखिए दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? तो हर भाई हर बहन का आंसर तो यही होगा ना सर, 7517। कुल जो है ना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर जो है कुल है जो कितनी है? 7517। मतलब कि बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों थल सीमा की कुल जो लंबाई कितनी है? थल सीमा की जो है, स्थलीय सीमा कहो तो दोस्तों इसकी है 15,200 किलोमीटर। दोस्तों कितनी? 15,200 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, ठीक है। आइएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। क्या है कि राजस्थान में तैतीस सागर का अवशेष कौन सा है? जो राजस्थान है और राजस्थान के अंतर्गत जो तैतीस सागर का अवशेष है, या फिर जो भाग है, या फिर जो है ये उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश है, या फिर पूरी मैदान, या फिर दोनों, या फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश है।
तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में तैतीस सागर के अवशेष की बात करें ना, हर भाई हर बहन सी ऑप्शन बता रहे सर, सी ऑप्शन सही होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें, जो तैतीस सागर था, तैतीस सागर दोस्तों गोंडवाना लैंड के मध्य, जो किसके मध्य, एक तो अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड था, उसके मध्य तैतीस सागर था। और धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, देखिए नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी से जो ये पाट लिए गए और ये जो भूगर्भिक हलचलों से भी खिसकता गया, ठीक है। आगे बढ़े, अगले प्रश्न को देखेंगे। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर है? काफी भाई बहनों के लिए नया है, बाकी तो जो ये प्रश्न बहुत पुराना हो गया, मैं करवा दिया इस प्रश्न का ना। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर है मेरे लाडलो, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर गाजियाबाद होगा नहीं, सभी का राइट आंसर आ रहा है सर देहरादून। देहरादून कहाँ पर है भाई साहब? देहरादून दोस्तों ये से है ना अपन वन नगर के रूप में जानते हैं। क्या? वन नगर के रूप में जानते हैं दोस्तों। यहीं से जो है ना वन रिपोर्ट आती है, भारत की वन रिपोर्ट जो आती है ना सालों साल, तो ये यहीं से आती है दोस्तों, ठीक है। अब आप पूछेंगे सर इसकी स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1906 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पर है दोस्तों? उत्तराखंड में है, ठीक है साहब, क्लियर हो गया ना। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़े। और नंबर 8 प्रश्न, सर्वाधिक वन संपदा वाला जिला कौन सा है मेरे लाडलो, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। सर्वाधिक वन संपदा वाला जिला जो है वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है? नहीं साहब। उदयपुर है क्या? बिल्कुल हर भाई हर बहन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। दोस्तों कितना फैला हुआ है? लगभग 2700 से भी ऊपर है, 2764 में आपको बता देता हूँ, 2764 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में फैलाव है इसका वन क्षेत्र का। तो दोस्तों सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पर है? सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पर है लाडलो? चूरू में है, ठीक है। चूरू जो जिला है ये सबसे कम वन क्षेत्र वाला है, क्योंकि तापांतर वाला जिला है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करेंगे। और चूरू में कुल कितना है? 89 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कितना? 89 वर्ग किलोमीटर ही है, इतना ही है जो वन क्षेत्र है। ओके साहब, अगला है कि पातल और पीतल के लेखक कन्हैया लाल की जन्मभूमि। देखिए दोस्तों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पातल और पीतल के लेखक जिनका नाम है कन्हैया लाल, एक चीज तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाती है। अब दूसरी बात आती है कि इनकी जन्मस्थली आपको बताना है। 1919 में इनका जन्म होता है, 2008 तक ये रहते हैं, 2008 में इनका निधन हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। और लॉक करेंगे अपन सुजानगढ़ को, सुजानगढ़ को करें ना। ये सुजानगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? ये सुजानगढ़ जो है ना, हाँ चूरू में है। और यहीं पर दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लॉक कर देना। बहुत सारी जानकारी जो अपन बात करें तो चलिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जल्दी आंसर बनेगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है ना वो कौन सी है? अरावली, मन्नार की खाड़ी, या फिर पल्क स्टेट, या फिर जो है मिलिकॉन। देखिए दोस्तों भारत की सबसे पुरानी जो है ना पर्वत श्रृंखला, ए ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, अरावली हो जाएगा, ठीक है। अरावली जो है सही आंसर होगा आपका। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है कि शेखावाटी क्षेत्र में किस प्रकार के बालू का स्तूप का बाहुल्य है? सर आपने तो ये प्रश्न वापस ही पूछ लिया। अरे बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, रिवाइज के लिए जो महत्वपूर्ण है वो रिवाइज होना जरूरी है। शेखावाटी क्षेत्र में किस प्रकार के बालू का स्तूपों का बाहुल्य होना चाहिए, लेकिन फिर भी काफी भाई बहनों को इसका आंसर पता नहीं है। लेकिन दोस्तों याद रखना, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, बरखान। अब बरखान को अपन और अन्य नामों से भी जानते हैं, जिसका नाम है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार दोस्तों इसी बरखान को जानते अपन। ये अधिकतर कहाँ पर दोस्तों? शेखावाटी में होते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। और बोले सर इसके अलावा भी तो होते हैं ना कहीं पे, तो देखिए दोस्तों जैसलमेर में होते हैं, लूणकरणसर में होते हैं, सूरतगढ़ में होते हैं, ठीक है, बाड़मेर में होते हैं ये बालू का स्तूप। मतलब कि लगभग पूरे मरुस्थल एरिया में, ठीक है, जैसे ओसियां है, जोधपुर है। और इसे स्थानीय भाषा की बात करें ना, क्या कहा जाता है? इसे स्थानीय भाषा में थली कहा जाता है लाडलो, स्थानीय भाषा में थली कहा जाता है। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? बताइएगा जल्दी आंसर। पुलिकट जो झील है ये किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु का, या आंध्र प्रदेश, या एयर दोनों, या फिर उड़ीसा? सर ये तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साहब सी ऑप्शन लॉक कर देते हैं। पुलिकट झील दोस्तों ए और ब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये दोस्तों कैसी झील है? खारे पानी की झील है। कैसी झील है? खारे पानी की झील है दोस्तों। और यहीं पर बात करें तो श्रीहरिकोटा यहीं पर है दोस्तों, सतीश धवन जो केंद्र है वो भी यहीं पर है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 13, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है मेरे लाडो? जोजिला जो दर्रा है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में? देखो दोस्तों एक बार वापस से पढ़ लीजिएगा। जोजिला जो दर्रा है ना, किस देश के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में, ऐसा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जो है
सही आंसर आपका जम्मू कश्मीर होगा। तो जम्मू कश्मीर होगा तो फिर जो है बिल्कुल ए ऑप्शन हो ही जाएगा। क्लियर दोस्तों। अभी मैं आपसे बात करूं कि भाई जो जोजिला दर्रा है ये जम्मू कश्मीर से सोनमर्ग के, दोस्तों जम्मू कश्मीर में ही है जो सोनमर्ग के समीप है। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई ये किसको जोड़ता है, तो दोस्तों कश्मीर को, लद्दाख को कश्मीर से जोड़ता है। क्या लद्दाख को कश्मीर से जोड़ता है? अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पशुपति संप्रदाय का संस्थापक जो था वो कौन था? पशुपति कह लीजिएगा संप्रदाय का संस्थापक जो था कौन था? मेरे लाड लो, लकुलिस था, सलीम था, कौशिक था, रामचरण था। दोस्तों पशुपति संप्रदाय का संस्थापक लकुलिस था। ए ऑप्शन सही आंसर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। साइंस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बस इतना सा सर, इतना सही प्रश्न। हाँ जी इतना सही। देखिए अधातु है, अधातु क्या है? देखिए गंधक है या फिर सिल्वर है या आयरन है या फिर गोल्ड है। बिल्कुल आसान है सर। अधातु तो जो है हम सभी को पता है, गंधक जो है ये अधातु है। ठीक है, तो अधातु हो जाएगा दोस्तों गंधक। ए ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। इसी प्रकार से अब अगले प्रश्न की बात करें तो पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है? पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र जो है किस स्थान पर स्थित है? जैसे कि हैदराबाद ऑप्शन है, चेन्नई भी ऑप्शन है, बेंगलोर भी है और कोची भी है। सही आंसर कर देंगे अपन बी ऑप्शन को। बोले सर इसका स्थापना चेन्नई में की गई, कब की गई? तो दोस्तों 1998-99 में इसकी स्थापना की। किसकी? पवन ऊर्जा तकनीकी केंद्र की। ठीक है साहब, इसको तो आपने लॉक कर दिया। लेकिन दोस्तों बात करें पवन ऊर्जा संयंत्र जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में लगाया गया वो कहाँ पर है दोस्तों? वो अमर सागर में। कहाँ पर है? पहला जो लगाया गया वो अमर सागर में, वो भी आपको याद रखना है। अच्छा तो ये चेन्नई कहाँ पर है दोस्तों? चेन्नई तो तमिलनाडु में भाई साहब, सभी जानते हैं कि सर इसको तो क्या बात करें ना। चलिए आइएगा, अगला प्रश्न है, दांता तले उंगली दबे वाणी बण अबोल नयननी छापे निरखता पटुओं वाली पोड़। वाह साहब वाह, क्या बात है। अच्छा क्वेश्चन है, दांता तले उंगली दबे वाणी बण अबोल नयननी छापे निरखता पटुओं वाली पोड़। उक्त कथन जो है ना ये किसके लिए कहा गया दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर बहुत आसान है, सभी का राइट आंसर आ रहा है सर। डी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। ये तो पटुओं वाली पोड़ के बारे में कहा गया है, पटुओं वाली हवेली के बारे में कहा गया है ना, वही है दोस्तों। अच्छा तो पटुओं वाली हवेली जो है कितने मंजिला दोस्तों? 5 मंजिला। बोले सर इसका निर्माण किसने करवाया था, ये बता दो। चले तो दोस्तों गुमान चंद पटवा ने इसका निर्माण करवाया था। गुमान चंद पटवा ने इसका निर्माण करवाया था। क्लियर दोस्तों। कब बनाई गई थी? 19वीं सदी में बनवाई गई थी। ठीक है साहब। और दोस्तों ये किसके लिए बनाई गई थी? 5 मंजिला बनाई तो 5 बेटों के लिए बनाई थी। ठीक है, और पहली मंजिल की मैं बात करूं, सबसे पहली जो फर्स्ट फ्लोर है ना उसका नाम है कोठारी हवेली। दोस्तों क्या नाम है? कोठारी हवेली। अब इससे आसान और क्या लेंगे? इसमें लगभग जो है ना दोस्तों 66 झरोखे हैं। ठीक है, लगभग 66 झरोखे हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। और हाल ही में जो है ये रियासत या फिर कह सकते हो जिला जो है दोस्तों चर्चा में है, क्योंकि यहाँ के महारावल ब्रजराज सिंह का है जो निधन हुआ अभी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करेंगे। चंदू जी का गढ़ा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? क्या चंदू जी का गढ़ा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पे। सही आंसर तीर कमान निर्माण के लिए या मीनाकारी के लिए या कुंदन कला के लिए या फिर जाजम छपाई के लिए। नहीं साहब, जाजम नहीं होगा। ए ऑप्शन होगा लॉक। ए ऑप्शन बताने वाले हर भाई हर बहन का सही आंसर हो जाएगा। चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से यौगिक कौन सा है ये बता दो। सीमेंट है, टूथपेस्ट है, शक्कर है या फिर कोल्ड ड्रिंक्स। कितना आसान है भाई साहब। सीमेंट है या टूथपेस्ट या शक्कर या फिर जो है कोल्ड ड्रिंक्स। शक्कर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। हर भाई हर बहन का सही आंसर हो जाएगा। यौगिक जो है ना इनमें से शक्कर है। और जैसलमेर का सोनू गांव किस लिए प्रसिद्ध है? मेरे लाडलो, राजस्थान के जैसलमेर का जो सोनू गांव है ये क्यों प्रसिद्ध है? लाइमस्टोन के लिए, सीसा के लिए, जस्ता के लिए, पवन ऊर्जा के लिए। यहाँ तो दोस्तों आपको जो है खनिज से संबंधित दे दिया। अगर मैं आपको दे दूं कला के लिए प्रसिद्ध है, मतलब कि हस्तकला के लिए या फिर गीत के लिए या फिर कोई और अन्य दे दिया जाए तो दोस्तों आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन हमने यहाँ पर आपके लिए बहुत ही आसान सा प्रश्न दे दिया और सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? जल्दी आंसर बनेगा सर ये तो जो है ए ऑप्शन हो ही जाएगा। चलिए साहब ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। लाइमस्टोन के लिए सोनू गांव प्रसिद्ध है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर इस जैसलमेर की बात करें,
जैसलमेर की बात करें, इस यहाँ पर जो लाइम स्टोन है ना, ये कैसा है, स्टील ग्रेड लाइम स्टोन है दोस्तों, ये भी इसकी है जो श्रेणी आती है। ठीक है दोस्तों, ये जैसलमेर सर्वाधिक ऊर्जा का सर्वाधिक, देखिए पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन जैसलमेर में होता है दोस्तों। सर्वाधिक प्राकृतिक गैस भंडार जैसलमेर में है। सर्वाधिक पलाया झील है दोस्तों, जिसे अपन खड़ीन कहते हैं, जैसलमेर में है दोस्तों। सर्वाधिक बंजर भूमि जैसलमेर, सर्वाधिक रण क्षेत्र जैसलमेर। चलिए और क्या चाहिए, आनुवंशिक रोग बताओ साहब। आनुवंशिक जो रोग है इनमें से वर्णांधता है, या फिर हेमोफीलिया है, या फिर टर्नर सिंड्रोम है, या उक्त सभी। क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है, देखता हूं कौन क्या सही बताते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। सर उक्त सभी हो जाएगा, ओके साहब, उक्त सभी को लॉक कर देंगे। आनुवंशिक रोग जो है ना, वर्णांधता भी है, हेमोफीलिया भी है, टर्नर सिंड्रोम भी है, तो सभी तीनों जो है ना आनुवंशिक रोग है, लॉक कर देना इसको। ठीक है चलिए आगे बढ़े। खस का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले कौन से, मेरे लाडलो ये बताना है। खस का उत्पादन करने वाले प्रमुख जो जिले हैं, अलवर होगा, अलवर भरतपुर होगा, टोंक सवाई माधोपुर भरतपुर होगा, बांसवाड़ा डूंगरपुर होगा, या फिर नागौर और भीलवाड़ा होगा। एक बार ध्यान से पढ़िएगा, जो खस है दोस्तों, खस का उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले टोंक सवाई माधोपुर और भरतपुर होगा। बी ऑप्शन, ठीक है बी ऑप्शन होगा दोस्तों। भरतपुर की लाइफ लाइन कह सकते हो, या फिर जीवन रेखा किसे कहते हैं, मोती झील को कहते हैं। ठीक है मोती झील को, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना। आइएगा अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। सबसे ऊंचा जो गुरुत्वीय बांध जो है, गुरुत्वाकर्षण कह सकते हो, गुरुत्वीय कह सकते हो, बांध जो है ना कौन सा है। देखिए दोस्तों मैं आपसे क्लियर करवा लूं, ये बांध सतलज नदी पर बना हुआ है, या फिर सतलुज नदी पर बना हुआ है। बोले सर सतलुज नदी पर बना हुआ है, कौन से राज्य में बना हुआ है, हम अभी बता देंगे। ठीक है साहब, ये लो पंजाब में बना हुआ है। अब तो बता दो, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर सभी का आ रहा है कि सर ए ऑप्शन को लॉक कर दियो। चलिए साहब ए ऑप्शन जो है लॉक कर देते हैं, भाखड़ा बांध। ठीक है तो दोस्तों पंजाब में है, सतलुज नदी पर है, और गुरुत्वीय बांध ये सबसे ऊंचा। क्लियर दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है कहां पर है, ओडिशा में, सभी को पता है, जो कि ये दोस्तों सबसे लंबा कहा जाता है जिसे। और दोस्तों ये टेरी बांध कहां पर है, टेरी बांध दोस्तों ये तो उत्तराखंड में है। ठीक है 260 मीटर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। कवक जनित रोग जो है वो कौन सा है, जल्दी आंसर बनेगा। 50 में से देखते कितने सही कर पाओगे आप। आंसर स्कोर जरूर बताना है। देखिए ये स्कोर आप अंदर ही अंदर रख रहे हैं ना, ये काम का नहीं है, ये आपको बाहर आके जो है बताना होगा मुझे कि आपका क्या स्कोर है ना। आप मुझे बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपका स्कोर क्या है, और मैं आपके लिए और कितना कंटेंट आपको एक्स्ट्रा दूं, कितना और है जो आपके लिए अच्छा करूं। तो आपका स्कोर जरूर बताना है लास्ट में। ठीक है 25 हुए, 24 हुए हैं, 50 करेंगे, 50 के बाद स्कोर बताना है। अगर वो प्रवृत्ति है कि आए क्लिक किए और निकल गए, वो प्रवृत्ति है तो वो तो कोई नहीं छुड़ा सकता, वो अपने आप में काबिल तारीफ होगी। चलिए साहब, कवक जो जनित रोग है तो दोस्तों राइट आंसर उक्त सभी हो जाएगा। कैंडिडियासिस भी है, क्रिप्टोकोकोसिस भी है, और एथेलेट फुट भी है। तो ये कवक जनित रोग है दोस्तों, डी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है फाइल एरिया रोग का वाहक कौन सा मच्छर है दोस्तों। फाइल एरिया जो रोग है इसका जो मच्छर है वो वाहक कौन सा है। तो मेरे दोस्तों एनोफिलीस मच्छर नहीं होगा, क्यूलेक्स मच्छर हो जाएगा क्या, और एडिस मच्छर तो होगा नहीं, माइनोसोनोइड्स भी नहीं होगा, तो लॉक होगा बी ऑप्शन दोस्तों, क्यूलेक्स मच्छर होगा मेरे लाडलो। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, 50 क्वेश्चन मैंने ऐड किया और विथ एडवांस, इससे और क्या लेंगे, सुपर फास्ट और ऊपर से है ना। चलिए नंबर 26 क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया दोस्तों। जो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था, अब बोलेंगे सर ये चंदेरी है कहाँ पर। अच्छा दोस्तों मध्य प्रदेश में। अब और क्या बताएंगे बोलिए सर, ये जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ। ओके साहब 1528 में हुआ। और बताइए सर इसमें हार किसकी हुई थी और किसके। चलो तो दोस्तों चंदेरी का युद्ध जो है किसके मध्य लड़ा गया था, ये बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया। मेदिनी राय की तो दोस्तों सहायता की थी सांगा ने। ठीक है सांगा और मेदिनी राय नहीं होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया। अभी इसमें मेदिनी राय की क्या हो गई थी, हार हो गई थी, मेदिनी राय की हार हो गई थी। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है भाई साहब। क्वेश्चन जो है ना बड़ा तगड़ा है, इंपॉर्टेंट है। पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। मैं तो कहता हूं ऐसा ही पेपर छप जाए आपके लिए तो कितना सही करोगे, वही है जो एक ही बात बनेगी लास्ट तक। तो दोस्तों पिक्नोमीटर की बात करें, ये नामक जो उपकरण है ये घनत्व को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या, घनत्व को मापने। अभी कोई कहेंगे सर ये आपका गलत है, अच्छा ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है घनत्व ऐसे लिख दीजिएगा। ओके साहब चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात करें तो एनोमोमीटर क्या मापने के काम आता है। बोले सर क्वेश्चन तो आज बड़े तगड़े हैं।
एनोमो, ठीक है, एनोमीटर जो है ये क्या मापने के काम आता है? तो देखिए क्या होगा राइट आंसर, गति के वेग को या ऊष्मा के वेग को या पवन के वेग को? ओके साहब, जब पवन के वेग की बात आ जाए तो एनोमोमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए साहब आगे बढ़ेंगे और नंबर 29 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सबसे महत्वपूर्ण आज का क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण आज का प्रश्न है कि इनमें से असंगत आपको बताना है। जैसा कि सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य हरियाणा है दोस्तों, है बिल्कुल, है क्या? मुझे तो नहीं लगता। सबसे बड़ी खारी पानी की झील दोस्तों चिल्का है, बिल्कुल है साहब, चिल्का झील है ये तो, ठीक है साहब, ठीक है। चिल्का दोस्तों कहाँ पर है? उड़ीसा में। चिल्का कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। तो सबसे लंबी सहायक नदी दोस्तों यमुना है, बिल्कुल ये सहायक नदी है, और ये किसकी है? गंगा नदी की सहायक नदी है दोस्तों। अब दक्षिणी राजस्थान भारत की सबसे लंबी नदी दोस्तों गोदावरी है। अब मुझे आ गया कि भाई दक्षिणी राजस्थान की, तो दक्षिणी राजस्थान की भी याद कर लो, माही नदी है, ठीक है। हाँ, तो दक्षिणी भारत की सबसे लंबी दोस्तों गोदावरी, जैसे अपन वृद्ध गंगा भी कहते हैं, क्या? वृद्ध गंगा अपन इसे कहते हैं, वृद्ध गंगा, ठीक है साहब, ये तो हो गया। लेकिन सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य है ना, ये गुजरात है लाडलों के। कौन सा है? गुजरात है, इसको लॉक कर देना, ए ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। ओके साहब आगे बढ़ते। राज्य के किसानों एवं व्यापारियों को फल एवं सब्जी के वैश्विक व्यापार में सक्षम बनाने हेतु टर्मिनल मार्केट कहाँ स्थापित किया गया? देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। अब आप इसको कितनी जो है महत्वता देते हैं कि राज्य के किसान एवं व्यापारियों को फल और सब्जी के वैश्विक व्यापार में सक्षम बनाने हेतु टर्मिनल मार्केट को स्थापित किया गया। और मेरे दोस्तों ये स्थापित किया गया, सी ऑप्शन जो है मुहाना। मुहाना कहाँ पर है दोस्तों? ये मुहाना आपका जयपुर में लाडलो कहाँ पर है? जयपुर में, इसको लॉक कर देना। अच्छा क्वेश्चन है, क्लियर हो गया। चलिए आइएगा अगला प्रश्न। भारत पाकिस्तान के बीच में जो दूसरा युद्ध हुआ वो कब हुआ दोस्तों? भारत पाक के मध्य जो दोस्तों दूसरा युद्ध हुआ था, भारत पाक के मध्य दूसरा युद्ध हुआ था 1965 में हुआ, 1967 में, 1971 में, 1980 में। तो लॉक हो जाएगा दोस्तों 1971 में ये दूसरा युद्ध था। कौन सा था? दूसरा युद्ध था दोस्तों। इस युद्ध के बाद की बात करें ना दोस्तों, तो इस युद्ध का प्रभाव लगभग जो है बांग्लादेश का उदय होना था और एक नया देश हुआ था बांग्लादेश। तो इस युद्ध के बाद ये प्रभाव पड़ा था मुख्य रूप से। चलिए आएगा अगला प्रश्न है कि रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? मेरे दोस्तों क्वेश्चन आज के बड़े शानदार हैं। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो संवेग का संरक्षण या फिर जो है वेग का संरक्षण या फिर गति का या फिर अभिकेंद्र का? संवेग लॉक करिएगा दोस्तों। काफी भाई बहन ए ऑप्शन बता भी रहे हैं। देखते हैं दोस्तों ए ऑप्शन जो है सही आंसर आपका इसमें तो हो ही जाएगा, लेकिन मुझे जानना बहुत जरूरी कि आपके आज कितने प्रश्न सही होते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहां पर है? अब लास्ट वाले प्रश्न बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान जो केंद्र है ना, ये कहां पर स्थापित किया गया दोस्तों? सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? नई दिल्ली होगा, बंगलुरु होगा, या बेंगलुरु कह लो, या फिर राजमुंद्री कह लो, या फिर करनाल कह दो। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र दोस्तों बेंगलुरु में स्थापित किया गया। बोले सर कब किया गया? 1909 में स्थापित किया गया दोस्तों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। वह तिलहनी फसल जो रबी, खरीफ एवं जायद तीनों फसलों में प्राप्त की जाती है, मतलब कि ये तीनों फसलों के अंतर्गत आती है, इसकी जो श्रेणी है ना तीनों फसलों के अंतर्गत है। वह तिलहनी फसल, अब ये जो तिलहनी फसल होगी, तारामीरा, सूरजमुखी, सोयाबीन, उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों उपरोक्त सभी का ऑप्शन देके उपरोक्त सभी नहीं ठोकना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, सूरजमुखी, ठीक है। क्या होगा? सूरजमुखी, जो रबी, खरीफ और जायद तीनों फसलों में प्राप्त की जा सकती है। ओके सर आइएगा। द्वितीय बुध किसे कहा जाता है? आज के प्रश्नों की बात करें दोस्तों, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। द्वितीय बुध जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? पद्म संभव को कहा जाता है, मैत्रेय को कहा जाता है, अवलोकितेश्वर को कहा जाता है, अश्वघोष को कहा जाता है। तो देखिए द्वितीय बुध जो दोस्तों ये पद्म संभव को कहा जाता है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है। और ये एक भारत के दोस्तों क्या थे? एक साधु पुरुष थे और जिन्होंने 8वीं सदी में दोस्तों इन्होंने क्या किया था कि तांत्रिक बौद्ध धर्म को भूटान और तिब्बत में ले जाने का क्या किया था? इन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था, ठीक है, महती भूमिका निभाई थी। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, भूटान और तिब्बत में इन्होंने जो है क्या किया था? तांत्रिक बौद्ध धर्म को पहुंचाया था, प्रचार किया था। अगला प्रश्न है, भारत में कुल टाइगर रिजर्व वाले राज्यों की कितनी संख्या है? काफी भाई बहने यहाँ पर गलत करेंगे आंसर, मुझे पता है, क्योंकि प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, फिर जो गलती करेंगे कि भारत में कुल टाइगर रिजर्व वाले राज्यों की संख्या जो है वो कितनी है दोस्तों, ये प्रश्न किया जा रहा है।
टाइगर रिजर्व वाले राज्यों की संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुल टाइगर रिजर्व कितने हैं, तो दोस्तों कुल तो आप कर लेंगे कि भाई 52 है, लेकिन राज्यों की संख्या पूछा जाए तब आपको 18 ही करनी है मेरे दोस्तों। और कुल पूछा जाए कि भाई टाइगर रिजर्व कितने, तो दोस्तों 52 है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन, इतना जल्दी देखिए, एडवांस विथ एडवांस भी दोस्तों। देखिए जापानी कला इकेबाना किससे संबंधित है। फूलों से सजावट, दीवार चित्रकला, मूर्तियों, या फिर इनमें से कोई नहीं। लॉक करो, जल्दी से लॉक करो साहब। फूलों से सजावट हो जाएगा, है ना। ए ऑप्शन जो जापानी कला है, जापानी कला का नाम है इकेबाना और ये फूलों की सजावट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो लॉक कर दिया गया। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, बीकानेर में स्थित मंदिर नहीं है। बीकानेर में अवस्थित नहीं है। कुल मिला के आपको पूछा जा रहा कि बीकानेर में नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए सांडेश्वर जैन मंदिर तो साहब बीकानेर में है, बिल्कुल है सर। सुसानी देवी का जैन मंदिर भी है दोस्तों, ये बीकानेर में। ओके क्लियर। रसिक शिरोमणि का मंदिर भी है दोस्तों बीकानेर में। तो विरात्रा माता का कहाँ पे है। अच्छा दोस्तों, विरात्रा माता को तो चौटन में है ना। सभी का राइट आंसर होगा सर। ये तो जो है बाड़मेर चौटन में, ये भोपाल की कुलदेवी कहा जाता है इन्हें, भोपा जाति की, ठीक है। और दोस्तों बात करें यहीं पर जो सुसानी देवी है ना, ये सुसानी देवी ये बीकानेर के मोरखाना में स्थित है। कहाँ पर है, मोरखाना में स्थित है, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें रसिक शिरोमणि की, तो ये सरदार सिंह ने इसका निर्माण कराया, जो कि ये भी बीकानेर में सरदार सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। बोले सर ये प्रश्न बहुत ही अच्छा होगा हमारे लिए, राजस्थान का विसरासर गाँव किसके लिए प्रसिद्ध। डायरेक्टली ऐसे कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजस्थान का कौन सा गांव इसके लिए प्रसिद्ध है, या फिर ये गांव किसके लिए प्रसिद्ध है, समझ गए ना। तो विसरासर गांव जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। जैसा कि ऑप्शन जिप्सम, पेट्रोल, गैस और ग्रेनाइट सभी देर का है। हर भाई हर बहन का राइट आंसर हो जाएगा, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। बोले सर तो ये विसरासर गाँव है कहाँ पे। तो देखिए दोस्तों ये गाँव आपका बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पर है, बीकानेर में। ओके साहब। अब एक बीकानेर का बीदासर जो है ना दोस्तों, बीदासर जो है तांबे के लिए प्रसिद्ध है। बीदासर जो है ना ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। आइए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है प्रथम बायोमास आधारित बिजली घर जो है कौन से गांव में स्थित है। प्रथम बायोमास आधारित जो बिजली घर है कौन से गांव में स्थित है। अरे भाई साहब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम बायोमास आधारित बिजली घर का पूछा जा रहा है। पदमपुर गांव में, दौलतपुरा गांव में, जैतसर गांव में, या फिर जो है घड़साना। देखिए दोस्तों जैतसर में तो दूसरी क्या है दोस्तों, कृषि यांत्रिक जो योजना है, जो कि फॉर्म है, कृषि फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पहला कहाँ पे दोस्तों, सूरतगढ़ में है, ठीक है। अब ये कहाँ पर है दोस्तों, सारे गांव, ये सारे गांव आपके गंगानगर में। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पदमपुर जो है आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम बायोमास जो आधारित बिजली घर है ना वो पदमपुर गांव में स्थित है। और एक शार्दुल टेक्सटाइल लिमिटेड जो है ना दोस्तों वो भी है जो यहीं पर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है रॉयल बीमारी किस रोग को कहते हैं। देखिए दोस्तों साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या, साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे अपन रॉयल बीमारी के नाम से जानते हैं। और ऐसी भी कोई बीमारी होती है क्या जिसका नाम रॉयल बीमारी कहते हैं। रॉयल अंदाज में है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया दोस्तों। रॉयल बीमारी के नाम से भी इसे जानते हैं हीमोफीलिया को, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा सभी का। सर ए ऑप्शन को लॉक करिएगा। चलिए कर दिया। अब ये बताओ स्वतंत्रता सेनानी कहो दोस्तों जिन्हें अपन कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, जय हिंद का नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है कहां पर होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। बोले सर ये तो हमें पता है कि भाई इनका जन्म जो है जनवरी में होता है। भैया कब, कौन सी जनवरी को, आने वाली 23 जनवरी दोस्तों इनका जन्म दिवस आने वाला है। बिल्कुल 18 तो हो गई है, अब इनका 23 जनवरी को जन्म दिवस है। सर कौन से वर्ष में, चलिए 1897 में इनका जन्म होता है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कटक में इनका जन्म होता है। अब ये कटक कहां पर है ये आपको बताना है। सर सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है कटक, कटक जो है उड़ीसा में है। ए ऑप्शन लॉक कर देंगे सभी भाई बहने, ज्यादा समय वेस्ट ना करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। जैसा कि मैंने बताया वनपाल वन रक्षक के लिए स्पेशली जो कि ये मॉडल पेपर है ना, अब यहां से देखिएगा प्रश्न बड़े शानदार बनने वाले हैं। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है मेरे दोस्तों, मैं आपसे चीज क्लियर करवा लूं सारी की सारी। यहाँ पे सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है। सबसे पहले तो बात करेंगे कि जो आलू उत्पादन है इसे गोल क्रांति कहा जाता है। आलू उत्पादन को गोल क्रांति कहा जाता है दोस्तों, क्लियर। अच्छा जो चमड़ा है ना इसे खाकी क्रांति कहा जाता है दोस्तों, खाकी क्रांति इसे कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों फल उत्पादन को सुनहरी क्रांति कहा जाता है। लाडलो फल उत्पादन को सुनहरी क्रांति कहा जाता है। अच्छा
तो रजत दोस्तों, रजत क्रांति किसे कहा जाता है? अंडा उत्पादन को रजत क्रांति का। अब इससे आसान और क्या चाहिए? क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम हो गया भाई साहब। अगला प्रश्न है, एक धरोहर गोद लो योजना देश में कब शुरू की गई थी? देखिए दोस्तों, एक धरोहर को क्या करना है? गोद लो, ठीक है। एक धरोहर गोद लो, एक ये जो है ना, ये इतनी क्या एक योजना है, और इस योजना को देश में कब लागू किया, शुरू किया गया, ये आपको बताना है। देखिए 2017 में, 2018 में, 2019 में या 2020 में? दोस्तों आसान है, आसान है भाई साहब। 2017 में इसे जो लागू किया गया। बोले सर कौन से मंथ में? मैं तो आपको डेट ही बता दूं, 25 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया दोस्तों। 25 अक्टूबर को देश भर में एक धरोहर गोद लो जो है, ये 2017 में लागू किया गया। अगला प्रश्न मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दे चुका हूं। नवलखा जैन मंदिर तो दोस्तों है ना, ये कहां पर है? राजस्थान में। राजस्थान में नवलखा जो जैन मंदिर है, डाल दो, बता दो, और काउंट करना है सभी को साथ साथ में। मैं पहले भी बता चुका हूं। राइट आंसर दोस्तों पाली हो जाएगा। नवलखा जैन मंदिर जो है ये कहां पर है दोस्तों? ये पाली में स्थित है। कहां पर है? पाली में स्थित है। अगला प्रश्न ये लो, इन्फ्लुएंजा का कौन सा वायरस सबसे घातक है दोस्तों? जो इन्फ्लुएंजा का जो वायरस है, ये सबसे घातक वायरस जो है ना, ए श्रेणी का है या बी श्रेणी का है या फिर सी श्रेणी का है? कौन सा होगा दोस्तों? लॉक जल्दी बताइएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास तो बिल्कुल सुपर फास्ट रही साहब। राइट आंसर सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन जो है हो जाएगा। ए ऑप्शन में ए जो है ये श्रेणी वाला सबसे घातक इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। क्लियर? अच्छा आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा चंबल परियोजना का अंग नहीं है? देखिए एक बार ध्यानपूर्वक देखिएगा, इनमें से जो कौन सा जो है वो चंबल परियोजना का अंग नहीं है दोस्तों? तो रियंद बांध नहीं है, या फिर गांधी सागर, या फिर जो है राणा। देखिए दोस्तों कोटा बांध यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। राणा प्रताप यहाँ पर है, गांधी सागर है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो रियंद बांध है ना, वो ये यहाँ पर नहीं है। तो सर ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जो है ना, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। रिहंद झील पर स्थित है दोस्तों, गोविंद पंत सागर वहां पर झील है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ए ऑप्शन को लॉक कर देना, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दे रहा हूं, 48 नंबर क्वेश्चन। आजादी के समय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? जल्दी आंसर बताइएगा दोस्तों। आजादी के समय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे? आपको आंसर बताना है दोस्तों। राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस होगा, बी ऑप्शन अब्दुल कलाम आजाद होगा, सी ऑप्शन आचार्य जेबी कृपलानी होगा, और डी ऑप्शन सरोजिनी नायडू। मेरे लाडलों, सरोजिनी नायडू जो है ना, ये तो दोस्तों आपको पता होगा प्रथम जो है भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष थी, ठीक है। और जेबी कृपलानी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन आजादी के समय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जो बने थे वो सी ऑप्शन आचार्य जेबी कृपलानी थे दोस्तों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों ये जो हुआ था ना, ये कृपलानी का ये मेरठ अधिवेशन था दोस्तों। अब मैं आपसे पूछूं कि मेरठ अधिवेशन कब हुआ? 1946 में था, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और पान के खेत को क्या कहा जाता है लाडलों? देखिए पान के खेत को क्या कहा जाता है? जैसे कि राजस्थान में पान की खेती होती है, ठीक है। अब ये पान की खेती होती है तो पान के खेत को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो मेरे लाडलों, बजेड़ा या फिर वागड़ या अंजल या फिर ओरण? दोस्तों देखिए बजेड़ा जो है ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, बजेड़ा, ठीक है। पान के खेत को बजेड़ा कहते हैं। बोले सर वागड़, वागड़ तो दोस्तों आप सभी को पता है जो क्षेत्र कहलाता है, और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है ना, डूंगरपुर, ठीक है। और दोस्तों देखिएगा अंजल क्या होता है? अंजल एक प्रकार की क्या है दोस्तों? अंजल जो है ना एक प्रकार की घास है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं और भी नाम बता दूं, करड़ है जैसे, ठीक है, जैसे कि मुरात है दोस्तों, जैसे कि जो है दोस्तों, जैसे कि करड़ है, मुरात है, सेवन है, ठीक है। ये क्या है? घास के प्रकार है दोस्तों। ओरण तो सभी को पता है, ओरण जो होती है जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, जो कि जहाँ पर केवल और केवल पशुओं के लिए चरने के लिए जगह होती है, या फिर किसी और का अधिकार नहीं, जबकि वो अधिकार होता है सरकार का। अच्छा ओरण तो हो गया दोस्तों, आगे बढ़े क्या? अगला प्रश्न लास्ट क्वेश्चन है, सागड़ी प्रथा का अर्थ जो है वो क्या है? ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आपके लिए दे रहा हूं। आपको इसका आंसर बाहर कॉमेंट सेक्शन में बताना है, लेकिन क्लास कैसी लगी स्कोर के साथ साथ बताना इसका आंसर। सागड़ी प्रथा का अर्थ जो है वो क्या है दोस्तों? घुड़सवार है, पटवारी है, या कृषक है, या बंधुआ मजदूर है, ये आपको बताना है। मतलब कि सागड़ी प्रथा किससे संबंधित है ये भी आप बता सकते हैं इस प्रकार से। क्लियर? समझ गए होंगे, उम्मीद करूंगा आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। दोस्तों क्लास कैसी लगी? उम्मीद करूंगा हर रोज से आज की क्लास बेहतरीन हुई होगी। और मेरे प्यारे भाई बहनों ने लास्ट तक बने रहकर वीडियो को देखा ना, उनके लिए तो सैल्यूट है भाई साहब। धैर्य जो है ना हर कोई नहीं रख सकता है ना, हर कोई नहीं रख सकता धैर्य। और दोस्तों धैर्य को थोड़ा सा बिल्कुल कंट्रोल करो, धैर्य रखा करो। अब मैं आपसे एक ही बात करूंगा दोस्तों,
आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा मेरे हर भाई हर बहन से कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। इसमें आपको कितना आनंद आया होगा, आपको आनंद आ रहा है दोस्तों, तो आपके भाइयों को, आपकी बहनों को, वे भी पढ़ना चाहते हैं, उनको पता नहीं है राजस्थान क्लासेस पे इतना कंटेंट मिल रहा है, इतनी जो है क्लासेज आ रही है दोस्तों, स्पेशली आपके लिए कर रहा हूँ, दिन रात जो है लगा हुआ है इसमें। तो आपको एक काम करना है, आपके सिर्फ और सिर्फ 10 फ्रेंड को शेयर कर दो ओनली, ठीक है। आप सभी जैसे 300-400 भाई बहन लाइव देख रहे हैं, तो 10 भाई बहनों को हर प्रति जो है, जैसे कि हर भाई हर बहन जो है 10 जनों को शेयर करते हैं, तो कितने होते हैं दोस्तों। तो ऐसा जो है आपको शेयर करना है। आप सभी का आभार रहेगा, सभी का धन्यवाद रहेगा। जल्दी से जल्दी अपना जो है ये परिवार बढ़ाना है दोस्तों, राजस्थान क्लासेस की फैमिली बढ़ानी है। आप सभी का आभार, और स्कोर बताते जाना है। स्कोर बाहर आके जरूर बताएं, अपनी क्लास कैसे लगी ये भी बताना है, और इसका आंसर क्या होगा ये भी बताना है। और फिर मिलते हैं 6 बजे की क्लास में, जिसमें 2200 प्रश्नों की सीरीज होने वाली है। उसके बाद 8:40 को फिर से मिलते हैं। तो दोस्तों जो भी प्यारे भाई बहन पहली बार चैनल पर, वे राजस्थान क्लासेस के इस नंबर पर अपना नाम और जिला बता के या जो मैसेज करें, ठीक है, और आपको ऐड कर लिया जाएगा। भाई साहब कॉल मत करना, कॉल से परेशान होता हूं, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, ठीक है। कोई भी हो वो मैसेज कर लेना, आपकी समस्या का हल है जो निकाल दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रेम पूर्वक आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।